Now we discuss Gauss law. Basically, it shows a relation between the total flux passed through a object or surface and the charge enclosed by it. So we can say the net electric flux through any closed surface is equal to the net charge inside the surface divided by एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन क्या होता है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. वी कैन से ये स्टेटमेंट बेसिकली कह रहा है जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से निकलने वाला या किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला, वो किस पर डिपेंड करता होगा? एक तो टोटल चार्ज और वो जिस मीडियम में रखा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट. ये क्या है इसका स्टेटमेंट. अभी हमने देखा जो गाउस लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है? टोटल चार्ज अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मगर जैसा कि हम प्रीवियसली फ्लक्स की डेफिनेशन जानते हैं बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए मैक्सिमम फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ तो. अच्छा, ये कब होता है? जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, इसका शेप अपन लोगों को पता होता है, एरिया अपन उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मगर जैसे मान लीजिए कोई आपके पास रेंडमली शेप की या कोई अनसिमेट्रिकल शेप की आपके पास कोई बॉडी है, उससे आपको फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या करते हो? बेसिक कंसेप्ट वही अपने इंटीग्रेशन वाला. अपन एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, अपन मान लेंगे उससे डी फाई फ्लक्स जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. ये तो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल बॉडी के लिए. अब यहाँ पर गाउस लॉ में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्लोज बॉडी. हम क्या लेंगे यहाँ पर? क्लोज बॉडी. जब क्लोज बॉडी के लिए आप लोगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा क्लोज इंटीग्रेशन. वो इस तरह से नोट किया जाता है, इंटीग्रेशन का साइन, उसके ऊपर एक सर्कल, दैट इज ई डी ए. इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है. इट मीन आप कह सकते हो नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए. अगर वेक्टर में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर रिलेशन हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू गाउस क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस हो गया. तो मगर ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा कि सब जगह फ्री स्पेस ही हो. क्या पता कहीं पे मीडियम आ जाए तो मीडियम के लिए क्या होगा? तो देखो, अगर मीडियम होगा तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये फ्री स्पेस और ये मीडियम. मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन. अच्छा, एप्सिलॉन क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस में फ्लक्स. तो मीडियम में जो फ्लक्स होगा वो फ्री स्पेस में जो फ्लक्स है उसके साथ एप्सिलॉन आर का रिलेशन बता रहा है. या हम कह सकते हैं जो इन दोनों का रेशो होगा वो कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. अब हम गाउस लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं बेटा. तो हमने इसके लिए क्या करा है कि स्पेयर माना जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर. स्मॉल आर रेडियस का हमने क्या मान लिया है? स्पेयर मान लिया. ठीक है. अब इसके लिए हमने क्या करा है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया. इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं. तो क्या होगा? इस पूरे स्पेयर से क्या होगी? फील्ड लाइंस निकलेंगी, बाहर की तरफ होंगी सारी की सारी. तो मैंने क्या करा, इन सब फील्ड लाइन में सिर्फ एक फील्ड लाइन को पकड़ लिया. जैसे मान लीजिए मैंने एक फील्ड लाइन को पकड़ा, ये ऐसे जा रही थी बाहर की तरफ, दैट इज ई. समझ मेरी बात? तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसका एरिया कितना है?
डी ए वेक्टर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसा होगी? तो इसी की डायरेक्शन में ये भी होगा, तो हम मान लेते हैं एन कैप डायरेक्शन मान लेते हैं, या फिर ए वेक्टर की डायरेक्शन ये मान लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई? डी ए वेक्टर के अंदर अगर एरिया देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई इस चार्ज की वजह से इसके, या फिर एक छोटा सा पॉइंट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इतना होगा। इक्वेशन नंबर 1 बाय फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो हम जानते हैं, देखो फ्लक्स की अगर हम बात करें तो एरिया छोटा सा है, तो इससे जो फ्लक्स भी वो बन रहा होगा वो भी कितना बन रहा होगा? छोटा सा। दैट इज ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए कितना? ई डी ए कोस थीटा। और सभी फील्ड लाइंस के लिए अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री। तो ई डी ए हो जाएगा। डी फाई की वैल्यू इतनी हो गई। मुझे तो टोटल फ्लक्स चाहिए ना, तो टोटल के लिए क्या करूँगा? इंटीग्रेशन डी फाई का। अच्छा, डी फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है? क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन के साइन पर एक सर्कल बना देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। सो फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ई। जब आप इस छोटे छोटे एरियाज को जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से पूरा स्पेयर मिल जाएगा आपको। और स्पेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना मिल गया आपको? इतना। अच्छा, ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फाई इज इक्वल टू के क्यू 4 पाई। अच्छा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है फ्री स्पेस के लिए, क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई भी गई आपकी, तो आपके पास जीवन में क्या बचा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही अपने पास क्या है? गाउस का लॉ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर अगर पहली बात करी जाए बेटा, तो हम कह सकते हैं गाउसियस थ्योरम जो है इज वैलिड फॉर अ क्लोज surface of any shape and for any general charge distribution। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बेटा? जो गाउस की थ्योरम है या गाउस लॉ है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए क्या है? वैलिड। और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? वो चाहे किसी भी शेप की हो। हम अभी कुछ एप्लीकेशन की पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी एनी शेप के लिए। मगर आपको सिर्फ ये याद रखना ज़रूरी है बेटा कि वो सरफेस क्या होनी चाहिए? क्लोज सरफेस। वहीं क्या है, हम गाउस के लॉ का या फिर गाउस थ्योरम का यूज़ करते हैं। फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम एनी शेप के साथ ही पढ़ेंगे कि भाई किसी भी टाइप का अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें शेप की कैसी इंपॉर्टेंसी होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी इसकी एप्लीकेशंस के साथ। और अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है? फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो कहीं पे समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 है, 0, तो मैं इजीली समझ सकता हूँ फाई इज इक्वल टू भी वहाँ क्या होगा? 0। किसी क्लोज सरफेस में अगर क्या है टोटल नेट चार्ज कितना है? 0, तो वहाँ से फ्लक्स भी कितना होगा बेटा? 0 ही। नेक्स्ट फैक्ट है बेटा जिसे हम बोलते हैं गाउसियस सरफेस। गाउसियस सरफेस क्या होती है? तो एनी
hypothetical closed surface enclosing a charge is called Gaussian surface। हम क्या कह रहे हैं, कोई सी भी ऐसी सरफेस हो जिससे क्या करा गया है, किसी चार्ज को क्या गया है, इनक्लोज किया गया है, मतलब बांधा गया है। समझ में आ रही है बात? वो सारी सरफेस क्या कहलाएंगी, गाउसियस सरफेस। जैसे आपने कोई स्पेयर मान लिया तो वो भी क्या कहलाएगी यहाँ पर, गाउसियस सरफेस। आप उसे स्पेयर स्पेयर नहीं बोलोगे बार बार, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक बार में ही गाउसियस सरफेस है। आपने कोई सिलेंडर मान लिया तो उसको सिलेंडर ना बोल के आप क्या बोल सकते हो फिर, गाउसियस सरफेस। समझ में आ रही हो बेटा? तो इस तरह के जो भी डायग्राम होंगे जो क्या कर रहे हैं, सर्किट के जो क्या कर रहे हैं, चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं, बांध रहे हैं अपने अंदर, जिसके अंदर क्या है, चार्ज रखा हुआ है, वो सब क्या कहलाएंगी, गाउसियस सरफेस। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं बेटा। तो Gauss's theorem is applicable to any field obeying inverse square law। जैसे हम कूलॉम के लिए पढ़ते हैं वैसे ही ये क्या है, गाउस कहता है कि भाई जो गाउस थ्योरम है वो ओनली एप्लीकेबल किन के लिए, जिनका एरिया जो है वो किसका रूल फॉलो करता हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि भाई जिनका जो एरिया है वो क्या है, आर की पावर 2 पर डिपेंड करता होगा एक तरह से। ये क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आर की पावर 2 पर, भाई हम लिखते हैं ना E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बोल रहा है आर स्क्वायर क्यों, आर की पावर 3, 1, 5 कुछ भी ले लेते हैं। तो भाई एक बार प्रूव कर लेते हैं हम मान लेते हैं ब्रह्मांड में कहीं ऐसा हुआ होगा कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की पावर n इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होगी। भाई होता क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने तो मान लिया आर की पावर n, एन की क्या वैल्यू आएगी उस पर हम देखते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसको। अब फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज ई ए ई। हम स्पेयर के लिए मानते हैं तो स्पेयर के लिए कितना होगा एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आ रही बात बेटा? अच्छा, ई इज इक्वल टू हमने ऊपर लिखा तो के क्यू अपॉन आर की पावर n 4 पाई r की पावर 2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो दैट इज 4 पाई के क्यू आर की पावर 2 माइनस n। हो गई क्वेश्चन नंबर 2 बाय गाउस लॉ। फ्लक्स इज इक्वल टू गाउस कितना बोलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर की पावर 2 माइनस n। अच्छा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू। तो यहाँ क्या बचा, 1 इज इक्वल टू आर की पावर 2 माइनस n। अच्छा, क्या मैं इस 1 को ऐसा लिखता हूँ, आर की पावर 0 इज इक्वल टू आर की पावर 2 माइनस n। भाई किसी भी वेरिएबल की पावर आप 0 लगा दिए वो 1 हो जाता है, तो हमने क्या कर दिया, आर की पावर 0 लगा दी। अब इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो बेस सेम है, तो 2 माइनस एन इजिकल टू कितना होना चाहिए, 0। तो एन इजिकल टू आपके पास कितना मिल रहा है, 2। इसका सिंपल मतलब क्या निकल गया कि एन की पावर 2 जब होगी तभी ये क्या अपना वैलिड। तो हम कह सकते हैं भाई जो गाउसिस थ्योरम है ये एप्लीकेबल ओनली किसके लिए है, स्क्वायर लॉ वाले एरियाज के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द चार्ज Q appearing in the Gauss's theorem includes the sum of
all the charges located anywhere inside the closed surface। क्या मतलब इस लाइन का? तो देखो ये कह रहा था चार्ज क्यू अपियर, जो भी टोटल चार्ज अपियर होगा किसके अंदर, गाउसियस थ्योरम के अंदर, या फिर इंक्लूड दी सम ऑफ ऑल द चार्जेस। एक सिंपल वर्ड हम समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझते हैं। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब है बेटा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जहाँ जहाँ भी होगा, समझ में आ रही बात, उस पूरे की वजह से क्या होगा, उस पूरे की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स हो रहा है। समझ में आ रही है बात भाई? गाउस थ्योरम के अंदर जो बॉडी के अंदर जो चार्जेस होंगे, जरूरी नहीं है वो सेंटर पर ही है, उन्हीं की वजह से फ्लक्स निकल रहा होगा। समझ में आ रही बात? जैसे कोई बॉडी है, तो मान लो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन ऑफ Q मतलब कितना, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब टोटल चार्ज आएगा, चाहे वो चाहे चार्ज सेंटर पे रखा हुआ हो, चाहे यहाँ वहाँ कहीं पे भी रखा हो। तो इस बेस पे तो बेटा हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई बॉडी है जिसके अंदर टोटल चार्ज कितना है Q, नेट चार्ज कितना है जिसके अंदर, इनसाइड कितना है Q है नेट चार्ज। तो अगर नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो फ्लक्स कितना होगा, या फिर आपसे कहा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू भी 0 होगा क्या? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर क्या है, टोटल चार्ज कितना है बॉडी के अंदर, 0, तो फ्लक्स इज इक्वल टू भी कितना हो सकता है, 0। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि बॉडी के अंदर मान लो ये पूरा का पूरा चार्ज कितना है, 0, समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा क्या? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रही है बात भाई? अगर टोटल चार्ज आपके पास कितना है, 0, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0, मगर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0, इसकी कोई चांसेस नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखता हूँ मैं आपसे साथ। जैसे ये कोई स्पेयर है, स्पेयर के अंदर की तरफ एक चार्ज पॉजिटिव क्यों रखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, हम ब्रह्मांड में कहीं से उठाकर एक और चार्ज ले आए जिसको माइनस क्यू, एक चार्ज और उठा के लिया है, उसको उसको भी क्या करा हमने, इसके स्पेयर के अंदर ला के रख दिया। अच्छा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेट चार्ज यहाँ पर अब कितना हो रहा है, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, दैट इज 0। तो अगर समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 0। मगर इन दोनों चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होगा ना। समझ में आ रही है बात? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो ये नहीं कह सकता कि अगर चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू अगर क्या है, 0, ठीक है ना, नेट या फिर टोटल की बात अगर हम करें, टोटल फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा, 0। क्या ये पॉसिबल है क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, अभी जस्ट हमने समझा। समझ में आ रही है बात? अब अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो 0 है, कहाँ पर, एवरीवेयर ऑन दी क्लोज्ड सरफेस, देन फाई इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हर पॉइंट पे 0 है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू भी 0 हो गया। हाँ, ये पॉसिबल है। क्यों भाई? मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं मतलब एक तरह से क्या है, चार्ज नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये पॉसिबल है। समझते हैं गाउस के स्टेटमेंट को। हमने माना एक क्लोज सरफेस आपको दी हुई, जिसे हेमिस्फेयर मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या करा, एक चार्ज को लाकर यहाँ रख दिया क्यू, एक चार्ज को लाकर यहाँ रख दिया क्यू, और एक चार्ज को लाकर यहाँ रख दिया क्यू, और तीनों कंडीशन पूछा बताओ फ्लक्स कितना होगा। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले आप
गाउस के स्टेटमेंट को देखिए, गाउस का स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, समझ में आ रही बात, तो क्लोज सरफेस, अच्छा ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ये वाला चार्ज सरफेस से बाहर, तो सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है ना, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, 0। समझ में आ रही बात, इस केस में जब चार्ज क्या है, हेमिस्फीयर से बाहर है, तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 गाउस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, चार्ज अंदर रखा हुआ, चाहे जस्ट पास में ही रखा हुआ था, तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आप कैपिटल क्यू रख देंगे। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये बॉर्डर नहीं दी हुई है आपको, जब बॉर्डर नहीं दी हुई है इसका मतलब ये है तो आसपास ही, तो मैंने क्या करा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एज्यूम कर लिया इसको इस तरह से, तो ये क्या बन गया, पूरा स्क्वायर बन गया। अच्छा मेरे हिसाब से ये क्या है, 1/2 पार्ट, समझ में आ रही बात। तो अगर मान लो इस पूरे से फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ से कितना होगा, इंटू 1/2, सो वी कैन से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सरफेस को पहले क्लोज करना पड़ता है। अगर क्लोज सरफेस नहीं दी गई है तो आप इन दोनों को नहीं कर सकते कि भाई आपने एक हेमिस्फीयर और जोड़ दिया और बोल रहे हो कि भाई ये क्लोज हो गया, नहीं, ये क्लोज आपको दिया हुआ है।